नमस्कार दोस्तों, मैं आरू चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम अपना टेस्ट नंबर 11 करेंगे और टेस्ट नंबर 11 में हिस्ट्री टेस्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं हिस्ट्री टेस्ट का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा और रोपड़, ऑप्शन बी हड़प्पा और कोटडीजी, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा एवं भागात्रव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल से एक गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड की प्राप्ति भी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? ऑप्शन ए द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन बी 12वां शिलालेख, ऑप्शन सी 13वां शिलालेख, ऑप्शन डी 11वां शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12वें शिलालेख से अशोक की धार्मिक समन्वय की नीति के बारे में पता चलता है। द्वितीय शिलालेख से अशोक के चिकित्सीय प्रबंधन के बारे में पता चलता है। 13वें शिलालेख से अशोक की कलिंग विजय के बारे में पता चलता है। और यह पूछा गया प्रश्न है कि अशोक की कलिंग विजय के बारे में किस शिलालेख से पता चलता है? तो 13वें शिलालेख से पता चलता है। और 11वें शिलालेख से अशोक की धम्म नीति के बारे में पता चलता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सफल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। तो यह बिल्कुल सही कथन है। इसका दूसरा कथन है कि इन मुद्राओं की तौल 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो किन मुद्राओं की तौल 33 ग्रेन हुआ करती थी? रजत मुद्राओं की तौल 33 ग्रेन हुआ करती थी। यह कथन भी सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही होता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने रजत मुद्राएं चलाई थीं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ऑप्शन बी सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ऑप्शन सी जीवित गुप्ता द्वितीय वर्णार्क अभिलेख, ऑप्शन डी ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्ववर्मन का ताम्रपत्र जो है वह गया से नहीं बल्कि असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है। असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में भवन दिया गया और सूची 2 में निर्माणकर्ता दिया गया है। तो सुल्तानगढ़ी मकबरा जो है सुल्तानगढ़ी भवन जो है वह इल्तुतमिश ने बनवाया। लाल महल बलवन ने बनवाया। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, जिसे जमात खाना मस्जिद को खिलजी मस्जिद भी कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो A3B4 इसका सही आंसर हो जाएगा C1 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी शहाबुद्दीन अल उमरी, ऑप्शन डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। अगर किसी को यह पता हो कहना कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान जो था वह गुजरात था, इतना भी पता होता तो यह सवाल सही हो जाता। तो इसका आंसर हो जाता C2143। गुजरात विजय जो थी अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में की थी और यहीं से उसे अपना दास यानी अपना गुलाम मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी। दूसरा अभियान रणथंभौर किया था उसने 1301 में किया था। तीसरा अभियान था उसका चित्तौड़गढ़ का अभियान उसने 1303 में किया था। और इस चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी से पहले कोई भी सुल्तान नहीं जीत सका था, इसलिए उसने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर खिजराबाद रखा। और इस चित्तौड़ अभियान में उसके साथ अमीर खुसरो भी साथ गया था। यह प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ किस अभियान में साथ था? तो चित्तौड़ अभियान में साथ था। सबसे अंत में आता है वारंगल का अभियान उसने 1309 में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सही सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया। माधवाचार्य ने
ने द्वैतवाद दिया, माधवाचार्य ने द्वैतवाद को दिया, निम्बार्क ने द्वैतवाद को दिया और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद को दिया। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके अलावा एक और संत हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? वह था अद्वैतवाद का सिद्धांत। अद्वैतवाद का ये सवाल भी पूछा गया है कि किसने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, तो वह है शंकराचार्य। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मारवाड़। जैता और कुप्पा जो है वह मारवाड़ से संबंधित हैं और इनका युद्ध शेरशाह सूरी से गिर सुमेल के युद्ध में हुआ था, जो कि 1544 में हुआ था और इस युद्ध में जैता और कुप्पा ने वीरगति को प्राप्त हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो शाहजहां ने ही कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था और इन्हीं के कहने पर हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर को हटाया था। बाद में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर को पुनः लगा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो युद्ध हैं ये सभी के सभी औरंगजेब के उत्तराधिकार के युद्ध हैं। अगर किसी को यह पता हो कि सबसे पहला उत्तराधिकार का युद्ध बनारस में शुजा के साथ हुआ था और सबसे अंत में देवराय के साथ हुआ था, तो भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तब इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। बनारस का युद्ध जिसमें शुजा की पराजय हुई थी वह जनवरी 1658 में हुआ था, यानी 1658 में हुआ था। दूसरा युद्ध धर्मट में हुआ था, 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 को हुई थी। 1658 को हुई थी और सबसे अंतिम लड़ाई देवराय की लड़ाई जो कि दारा शिकोह के साथ हुई थी वह अप्रैल 1659 में हुई थी। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे अंत में दारा शिकोह के साथ देवराय की लड़ाई और सबसे पहली लड़ाई बनारस के पास शुजा की पराजय थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहली घटना है मुदगी का युद्ध, दूसरा पोर्टोनोवो का युद्ध, तीसरा शंकरखेड़ा का युद्ध, चौथा है वेदारा का युद्ध। तो इसमें मुदगी का युद्ध कब होता है? मुदगी का युद्ध होता है 1845 में होता है। मुदगी का युद्ध 1845 में होता है। पोर्टोनोवो का युद्ध 1781 में होता है। शंकरखेड़ा का युद्ध जो होता है वह 1724 में होता है और वेदारा का युद्ध जो होता है वह 1759 में होता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए देव समाज बनारस, ये सही सुमेलित नहीं है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली, ये भी सही सुमेलित नहीं है। सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता, यह सही है। और राधा स्वामी सत्संग लाहौर, ये भी सुमेलित नहीं है। देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बनारस में नहीं बल्कि लाहौर में की गई थी। भारत धर्म महामंडल की स्थापना दिल्ली की जगह हरियाणा में की गई थी और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना लाहौर में नहीं की गई थी बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा नामक शहर में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। डी के करवे यह सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। JED बेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे और BM मलबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक बल सत्य की खोज पर था?
ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी एम.जी. रानाडे, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी ताराबाई शिंदे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। हमारा अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले संबंधित थे कृषक आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाति विरोधी आंदोलन से वे संबंधित थे। कौन? ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। चिटगांव शस्त्रागार पर छापा वह 1930 में पड़ा था। और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में हुई थी। और केंद्रीय असेंबली बम कांड जो है वह 1929 को हुआ था। तो इस तरीके से देखेंगे तो बी ऑप्शन सबसे सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? ऑप्शन ए शंकर नायर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रामेश्वर सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्र घोष, ऑप्शन बी गोपन चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी, धरणी गोस्वामी, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिंद्र सान्याल, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र, गोपन चक्रवर्ती, सचिंद्र सान्याल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपन यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष। और इनको याद करने की एक ट्रिक है, FAY5, F से हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष, ए से अजय घोष हो जाएगा और या से यतीन्द्रनाथ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 22 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी 23 अगस्त 1946 को, ऑप्शन डी 25 अगस्त 1946 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। और उसके अलावा ध्यान रखिएगा, यह सरकार अंतरिम सरकार की घोषणा की गई है और अंतरिम सरकार बनती कब है? 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगर घोषणा पूछी जाए तो 24 अगस्त 1946 को, और अगर गठन पूछा जाए तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाली मंच की विशेषताएं मिलती हैं? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी घंटशाला, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी नागार्जुनी कुंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। रागमाला, सबसे पहले देखें रागमाला को पुंडरीक विट्ठल ने लिखा था। रस कौमुदी को श्रीकंठ ने लिखा था। राग विबोध को सोमनाथ ने लिखा था और चतुर्दशी प्रकाशिका को वेंकट रमन ने लिखा था। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो एक तरफ देवता दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनकी पहचान चिन्ह। तो भगवान शिव को त्रिशूल है, विष्णु भगवान का पहचान चक्र है, गणेश जी का रस्सी या फंदा है, सरस्वती जी का वीणा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2143। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अधिकारी दिए गए हैं और सूची 2 में उन अधिकारियों के कार्य दिए गए हैं। तलार जो था वह रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी हुआ करता था।
दूसरा है शट्टकोल। शट्टकोल जो है वह ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी हुआ करता था और बलाधिप चुंगी का संरक्षक हुआ करता था। इस तरीके से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। सूची 1 में ट्रेड यूनियन दिए गए, सूची 2 में दलीय संबद्धता दी गई है। तो देखते हैं क्या है इसका। सबसे पहला भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ जो है वह भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। तीसरा है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है जो मार्क्सवादी है। और चौथा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है, यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4132। इस तरीके से हमारे आज का ये टेस्ट खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये टेस्ट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।